हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने +2 लेक्चरर के लिए जो पेड कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है और उसका एक्सेस लेने के लिए आपको मेरी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे आ चुकी है, जिसका नाम ही है आदिल सर सोशियोलॉजी। ठीक है, इसका नाम ही आप प्ले स्टोर पे जैसे ही जाएंगे तो आपको वहाँ सर्च करना पड़ेगा आदिल सर सोशियोलॉजी, और जब ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी तो आपको जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको +2 लेक्चरर का एक पेड कोर्स मिलेगा जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका जो पे है, इसका जो फ़ी है वो हमने खाली 1000 रुपया रखा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF मटेरियल जो है वो दोनों अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ साथ। और उसके साथ साथ अगर आप ज्वाइन डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक +2 लेक्चरर का सिलेबस आएगा बाय JKPSC की तरफ से, तब तक हमने ऑलरेडी वहाँ पे 10 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। जो पहला यूनिट है जिसमें ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जो इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया था ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डेमो, वो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। वो वहाँ भी फ्री है, वो वहाँ भी आप देख सकते हैं और उसका PDF वहाँ अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने पहले यूनिट को कंप्लीट किया है, तो वहाँ 1-2 लेक्चर्स रह गए हैं। तो पहला यूनिट हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वायरीज की हैं, सर क्या जो न्यू सिलेबस आएगा उसको आप पहले से पढ़ाएंगे? यस, और उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसी को हम फुली कंप्लीट करेंगे। तब तक मैं बेसिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बेसिक्स फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी है उसको ये लोग स्किप नहीं कर सकते। तो जब तक सिलेबस आएगा तब तक हम ऑलमोस्ट 1 से 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। सो फिर वो इजी रहेगा उस सिलेबस को कवर अप करना बिफोर द एग्जामिनेशन डे। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, आदिल सर सोशियोलॉजी, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर से, और वहाँ +2 लेक्चरर का कोर्स अवेलेबल है। 1000 रुपया खाली हमने उसमें फ़ी रखा है, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं रखा है, वो आपको पे करना है और आपको वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलिए मैं ये लेक्चर, दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो है उनको हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। ये कुछ थ्योरी पार्ट जो है, बेसिक्स ऑफ द जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको यहाँ फ्री पढ़ा दूंगा। लेकिन 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 जो ओरिजिनल थॉट है, कोट, दुर्खियम या सिमेल हमें पढ़ने होंगे, या मुझे लगता है इस बार पोस्ट मॉडर्न थॉट भी आएगा, वो मैं आपको +2 लेक्चरर का जो पेड कोर्स है वहीं पे पढ़ाऊंगा। यहाँ यूट्यूब पे मैं आपको फ्री नहीं पढ़ाऊंगा। ये कुछ फाउंडेशनल लेक्चर्स हैं जो मैं फ्री अवेलेबल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसका आप एक्सेस ले सकते हैं और देख सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर हमें कुछ ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए, कोई ग्रुप खोलिए। इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में हर किसी जगह मैंने टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल कर दी। इस वीडियो लेक्चर पे भी मैं टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल कर रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन कीजिए, आप सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जो मैंने ग्रुप खोला है, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं सोशोलॉजी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ शेयर कर सकता हूँ, और वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या मेरी यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे वहाँ भी अवेलेबल है। तो चलिए, तो मैं आपको बेसिक्स जो फाउंडेशनल लेक्चर्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल थॉट को शुरू करने से पहले, सोशियोलॉजिकल थॉट फंक्शनलिज्म को समझने से पहले, मार्क्स थॉट को समझने से पहले, वेबर को समझने से पहले, इथनो मेथोडोलॉजी, और उसके साथ साथ इंट्रैक्शनिज्म, उसके साथ साथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉलोनियल, जो कॉलोनियलिस्ट्स हैं हमारे, ठीक है, और उसके साथ साथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझने से पहले, इस थॉट जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं इनको समझने से पहले आपको पहले समझना होगा सोशियोलॉजिकल थ्योरी होती क्या है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है, जो सोशियोलॉजिकल थॉट है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं पहले, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको बेसिक फाउंडेशंस यहाँ फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि थ्योरी और थॉट क्या होता है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि फंक्शनलिज्म वाले क्या कह रहे हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, वेबर का पर्सपेक्टिव क्या है, इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है,
स्ट्रक्चरलिस्टिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, ठीक है, पेट्रियार्की क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इन पर्सपेक्टिव्स को फिर आप इजीली समझेंगे और जो भी आपके पास फंक्शनलिस्ट या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले आएगा उनको आप इजी समझेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या क्लियर करना है, पहले आपको फाउंडेशंस बेसिक्स क्लियर करना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके बेसिक प्रेमाइजेस क्या है, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम थ्योरी का कंसेप्ट समझिए होता क्या है। जो थ्योरी होती है ये इज ए सेट ऑफ आइडियाज़, ये आइडियाज़ होते हैं सेट, यानी कि एक सेट हम बनाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के में कहते हैं 5 2 3 एक सेट है, ठीक है, या 1 2 3 एक सेट है, 4 5 एक सेट है। तो ये क्या होता है, ये एक सेट होता है ना, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल के होते हैं, इसमें एक ही आइडिया नहीं होता, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ आइडियाज़ दैट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन, वो सेट ऑफ आइडियाज हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं। किसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं? फॉर समथिंग, कोई भी चीज जो सोसाइटी में है उसमें क्या है, उसमें सोशियोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं, वो सेट ऑफ आइडियाज देते हैं और वो चीज हमें क्या एक्सप्लेन कर देते हैं, वो सोसाइटी के वो कंसेप्ट्स और वो थियरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, थियरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, दुर्खियम का कंसेप्ट है कौन सा, सुसाइड का कंसेप्ट है। तो सुसाइड में हमें पहले दुर्खियम बताते हैं सुसाइड होता क्या है, कौन ये करता है, फिर उसके टाइप्स बताता है, फिर हमें रेगुलेशन और इंटीग्रेशन समझाते हैं कि कौन कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें सेट ऑफ आइडियाज बहुत सारे हो गए जो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सोसाइटी ने एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें कि सोसाइड होता क्या है और हाउ इट हैपन्स इन सोसाइटी, ये सोसाइटी में होता कैसे है, किन चीज़ों से होता है। और उसके साथ साथ फिर हमें दुर्खियम उस सेट ऑफ थ्योरी की वजह से ये एक्सप्लेन करते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके देते हैं कि मैरिड लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं या अनमैरिड लोग ज़्यादा सुसाइड, अगर मैरिड लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग जिनकी फैमिलीज़ हैं क्या वो लोग करते हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं है क्या वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो कौन कर, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो सेट ऑफ आइडियाज़ होता है ये दैट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन, वो हमें एक्सप्लेनेशन देता है, एक्सप्लेन करके देता है, किसको देता है, किसी भी कंसेप्ट को सोसाइटी में, उसी को हम थ्योरी बोलते हैं। आई बात समझ में? सिंपल कंसेप्ट है ये। लेकिन 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 व्हाट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी हम किसे बोलेंगे, तो थ्योरी आम हो गया। ठीक है, अब हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसको बोलेंगे, सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी हम बोलते हैं इज अ सेट ऑफ आइडियाज, ये भी एक आइडियाज का सेट होता है, इसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वो हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं ह्यूमन सोसाइटी की। ठीक है, जैसे पॉवर्टी का कंसेप्ट है या रिलीजन हमारी सोसाइटी में है, तो इस पे बहुत सारे थियरीज है। फंक्शनलिस्ट्स वाले हमें देते हैं एक सेट ऑफ आइडियाज़, वो बोलते हैं रिलीजन जो है ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, हमें आइडियाज़ देते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं रिलीजन को, रिलीजन ये चीज़ें होती हैं, रिलीजन की वजह से सॉलिडेरिटी क्रिएट होती है, कैसे होती है वो एक्सप्लेन करके देते हैं। दुर्खियम हमें बताता है टोटमिज्म में कैसे, जब वो टोटम की क्या करते हैं, वार्शिप करते हैं, तो हाउ इट क्रिएट सॉलिडेरिटी। फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले रहते हैं, वो कहते हैं नो, रिलीजन की वजह से दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हुए हैं, रेवोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, रिलीजन की वजह से क्या हो रहा है, फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ आइडियाज। फिर हमारे पास वेबर आते हैं, वेबर हमें क्या कहते हैं, वेबर हमें इसी रिलीजन पे एक सेट ऑफ आइडियाज देते हैं, वो कहते हैं नो, दुनिया में अगर कोई चेंज, सोशल चेंज आई तो वो रिलीजन ने डेवलप की, अगर दुनिया में कैपिटलिज्म डेवलप हुआ वो रिलीजन, फिर उसमें वो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बुक जो उन्होंने लिखी है उसमें एग्जांपल्स देते हैं। तो ये सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, इसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं, दैट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, वो हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं। सर किसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की। आई बात समझ में? हर किसी चीज में आप देखो, जैसे इकोनॉमी है आपके पास, तो इकोनॉमी पे कितने सारे सोशलिस्ट्स ने काम किया, जैसे वेबर है हमारे पास, मार्क्स है हमारे पास, अगर फंक्शनलिस्ट वालों की तरफ से हम देखेंगे, या हमारे पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारे थियरीज हैं। ठीक है, फंक्शनलिस्ट वाले कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्यों इससे रोल एलोकेशन हो जाता है, लोगों को अपना अपना रोल मिलता है, तो ये लोग अपना काम करते, 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 तो ये हमें रोल एलोकेशन करता है सोसाइटी में। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं नो, वो कहते हैं ये रोल एलोकेशन नहीं करता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हायर जो क्लास है, रिच क्लास है, जो बोर्जुआ क्लास है, वो इसलिए इन्होंने क्रिएट किया है ताकि प्रोलेटरेट इसको
वो हमेशा क्या रखते हैं, सबऑर्डिनेट रखते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ये भी सेट ऑफ आइडियाज हमें दे रहे हैं, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये भी ह्यूमन सोसाइटी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी आज के बाद आप क्या याद रखोगे, अ सेट ऑफ आइडियाज। व्हाट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी, अ सेट ऑफ आइडियाज। ये सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज मतलब बहुत सारे आइडियाज इसमें होते हैं जो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं। दैट प्रोवाइड्स, वो आइडियाज हमें क्या दे रहे हैं, एन एक्सप्लेनेशन, वो हमें एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करके दे रहे, किसको, ह्यूमन सोसाइटी को। कि ह्यूमन सोसाइटी जैसे अगर आप ईगल स्कीम देखोगे पार्सन की, ठीक है, वो उसमें बताता है ईगल स्कीम में हमें कि लोगों की अडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी कैसे होती है, कौन कौन चीज़ें हमें इंटीग्रेट करते हैं सोसाइटी में, कल्चर हमें कैसे इंटीग्रेट करता है, ठीक है, हमारे गोल्स कौन सेट करता है। तो वो कंसेप्ट्स, ये थियरीज हमें क्या एक्सप्लेन देते हैं, प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है उसको ये थियरीज क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हमें। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजिकल थियरी। आई बात समझ में। अब देखो, पैट्रिक एंड FC डी सिलेवा जो है ये कहते हैं सोशियोलॉजिकल थियरी क्या है, आ रिलेटिवली सिस्टमैटिक। ये एक रिलेटिवली सिस्टमैटिक मैंने आपको बता दिया, हमारे पास नंबर्स हैं 1 5 3 6 2 7 9 8। अब हमारे पास ये नंबर्स है, अब इसको हम सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे। 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा, फिर हमारे पास 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर हमारे पास 7 आएगा, फिर 9। अब हमने इसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजिकल जो सोशल थ्योरी होती है ये रिलेटिवली सिस्टमैटिक होती है। सिस्टमैटिक मतलब ये अरेंज्ड होती है, इसमें अनसिस्टमैटिक नहीं चलेगा। आपको पहले आप लास्ट वाला एक्सप्लेन करोगे, फिर आप पहले एक्सप्लेन करोगे, नो, ये सेट ऑफ आइडियाज होता है, सॉरी, ये सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जब भी आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी पढ़ोगे तो आपको इसको दिमाग में इमेजिनरी सोचना होगा। आप ये नहीं कर सकते, ये कंक्रीट नहीं है, आप जाके देखेंगे कहीं पे, हाँ, जैसे हिस्टोरियंस आपको बता रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं, आप जाओगे मॉन्यूमेंट कोई आप देखोगे, ये मॉन्यूमेंट अवेलेबल है, आप इसको टच करोगे। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये थ्योरेटिकली हम दिमाग में सोचते हैं, दिमाग में चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, इसको आप कहीं टच नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक भी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। एंड जनरल रिफ्लेक्शन, जनरल मतलब आम लोग, आम सब में ये होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब हम सोशियोलॉजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एनालाइजिंग वन्स ओन थॉट, जो हमारा अपना थॉट होता है, ओन थॉट, उसके साथ साथ एक्टर्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स विथ अ ब्रॉडर कंट्रोल, जो हमारा अपना थॉट होता है, अपने एक्शंस होते हैं और हमारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम ब्रॉडली यानी कि सोसाइटी के लेवल पे जब सोचते हैं, ठीक आई बात समझ में, उसको हम वहाँ पे हम कौन सा वर्ड वो यूज़ करते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या कहा, सोशल थ्योरी जो है ये रिलेटिवली सिस्टमैटिक है, पहले ये सिस्टमैटिक होगा, ठीक है, उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, आप इसको टच नहीं कर सकते, आपको सोचना होगा। जनरल मतलब सब में होगा। रिफ्लेक्शन मतलब जो आम आप सोचते हैं ये खाली मेरी प्रॉब्लम है, वो सब की होती है, वो ब्रॉडर लेवल पे होती है वो चीज़। जैसे रोल एलोकेशन, कास्ट, ये चीज़ें हैं, इस पे बहुत सारे थियरीज, कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है, सब में होती है ये, यानी सोसाइटी के ब्रॉडर लेवल पे होती है। ऑन द वर्किंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड, कहाँ पे होती है, हमारे जो सोशल वर्ल्ड होता है, हमारा जो समाज होता है। तो अगर हम इसको कन्फाइन करेंगे तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो होती है ये रिलेटिवली सिस्टमैटिक होती है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड होती है, मतलब ये ब्रॉडर लेवल सोसाइटी पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सोसाइटी के लेवल पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और कहाँ पे होती है, जो हमारा इर्द गिर्द होता है, जो हमारा सोशल वर्ल्ड होता है, ये चीज़ें वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी या सोशल थ्योरी। किसके नज़दीक, पैट्रिक एंड एफ सिलेवा का नज़दीक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम, चलो, लेकिन नोट करके मैंने यहां लिखा है लाइक अदर थ्योरीज, जैसे आप बहुत सारे थ्योरीज देंगे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज सिलेक्टिव, सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये भी अदर थ्योरीज की तरह सिलेक्टिव होते हैं। व्हाट इज सिलेक्टिव सर, सिलेक्टिव क्या होता है, सो नो दे कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, यानी कि इनमें, सॉरी हम लिखना नो वन कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, यानी अगर आप सोशियोलॉजिकल थ्योरीज देखोगे, फंक्शनलिज्म आपको सारी रियलिटी सोसाइटी की नहीं बता सकता है, वो हर किसी चीज को थ्रू फंक्शन देखता है। रिलीजन को वो फंक्शन के लाइन से देखते हैं, क्या काम करता है, सोसाइटी में सॉलिडेरिटी क्रिएट करता है, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टमर ट्रेडिशन उसको ट्रांसफर कर एक जनरेशन से दूसरी, मॉरल वैल्यूज क्रिएट करता है। लेकिन उसके साथ साथ रिलीजन की वजह से दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं,
तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो कहता है, उसके साथ साथ इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हमें चीज़ों की मीनिंग्स जो हैं वो यही चीज़ें सिखाती हैं, सोसाइटी सिखाती है। पोस्ट मॉडर्न वाले चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट वाले वो अलग से देखते हैं, पैट्रियार्की फेमिनिस्ट वाले देखते हैं कि सोसाइटी में जो चीज़ें मेल डोमिनेटेड है। तो एक ही पर्सपेक्टिव हमें फुल मीनिंग यानी फुल रियलिटी नहीं बता सकता है एवरीथिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव, जिसका मतलब है सो नन ऑफ द थ्योरी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। कोई भी थ्योरी हमें हर कोई चीज़ नहीं बता सके। सो दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे कि सोशलॉजी जब से इमर्ज हुई है, पहले हमारे पास आया क्लासिकल थॉट आया जिसको हमने फंक्शनलिज्म बताया। धीरे धीरे हमारे पास आई जर्मन सोशलॉजी, ये बनी फ्रेंच की सोशलॉजी, फिर आई जर्मन सोशलॉजी कार्ल मार्क्स और वेबर। फिर हमारे पास आए कौन से, फिर आए हमारे पास एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, फिनोमेनोलॉजिस्ट, फिर आया हमारे इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिन्होंने मीनिंग्स पे फोकस किया। फिर आया हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आया पोस्ट मॉडर्निज्म। तो थॉट जो है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये इमर्ज हो रहा है, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। क्यों? क्योंकि एक ही थॉट सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सोसाइटी की सारी रियलिटी एक ही थॉट आपको नहीं बता सकता है, ठीक है। सो इसीलिए हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी सिलेक्टिव है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रायोरिटी एंड पर्सपेक्टिव्स। ये प्रायोरिटीज और उसके पर्सपेक्टिव्स धीरे धीरे चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से एज ए रिजल्ट दे प्रोवाइड ए पर्टिकुलर एंड पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी। तो ये जो हमारे पास ये थियरीज आती हैं ये हमें पर्टिकुलर और पार्शियल रियलिटी देते हैं जो अभी इस टाइम रियलिटी है। तो ये रियलिटी जो है आने वाले देर में, आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकती है। जैसे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट जो हमारे पास थे, तो उनके पास उस वक्त नेटवर्किंग सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो उन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से देखा, उस वक्त साइंस का दौर था, तो साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की सोसाइटी को, उन्होंने फंक्शनलिस्ट के व्यू में देखा चीज़ों को। फिर आए हमारे पास मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो तीरे चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज हो गई, सोसाइटी की रियलिटी चेंज हो गई। अब फंक्शनलिस्ट वाले हमें लगते हैं आउटडेटेड आजकल, तो हमने फिर कहा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले। अब मार्क्स पर्सपेक्टिव वाले के पास हमारे पास वेबर आ गया, उसने चीज़ों को और क्लोजली देखा, ब्यूरोक्रेसी जब आई तो चेंज हो गई रियलिटी। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी हम कहते हैं सिलेक्टिव, और ना ही ये हर कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है रियलिटी को एक्सप्लेन करने के, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न वाले जब हमारे पास आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सोसाइटी की जो रियलिटी है उसके बहुत सारे लेयर्स है, उसको आप एक लेयर से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा विमेन्स के प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा नो, विमेन्स के प्रॉब्लम्स एज ए विमेन्स नहीं, ब्लैक विमेन्स की प्रॉब्लम अलग है, और पीजेंट विमेन्स की प्रॉब्लम अलग है, फार्मर विमेन्स की प्रॉब्लम अलग है, जो जॉब करें उनकी अलग है, ठीक है। एशिया में जो मुस्लिम वुमेन्स है उनकी अलग है, हिंदू वुमेन्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो रियलिटी जो है इसके डिफरेंट लेयर्स है, समझ आई बात। चलो, सो एज ए रिजल्ट हम क्या कहते हैं, दे प्रोवाइड ए पर्टिकुलर एंड पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी। ये हमें पर्टिकुलर और एक पार्शियल रियलिटी दिखाते हैं, कौन से पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सो दैट इज व्हाई यू सी अ वाइड वैराइटीज ऑफ थ्योरीज, दैट इज व्हाई, इसीलिए आप देखोगे सोशियोलॉजी में बहुत सारे थ्योरीज जिसमें आप परेशान हो जाते हो कि आप क्लासिकल थ्योरी फंक्शनलिस्ट वाले हो गए, आप मार्क्सिस्ट वाले आ गए, मार्क्सिस्ट वाले गए तो वेबर को पढ़ना पड़ेगा, वेबर गया तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव पड़ेगा, उसके बाद इथनोमेथोडोलॉजी आएगी, उसके बाद फिनोमिनोलॉजी आएगी, उसके बाद क्या आएगा आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट फोर्डिज्म आएगा, आपको वो भी देखना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिफरेंट तरीकों से केस को देख रहे हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं, सोसाइटी को, रियलिटी को देख रहे हैं और उन्हीं तरीकों से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फंक्शनलिस्ट वाले फंक्शन देखते हैं, मार्क्सिस्ट प्लस पर्सपेक्टिव वाले इकोनॉमी को देखते हैं। तो अब हमारे पास नियो मार्क्सिस्ट जो आ रहे हैं, जो हमारे पास एडोर्नो और हार्कीमर है, वो उन्होंने कल्चरल मार्क्सिस्ट को भी इंक्लूड कर दिया सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज व्हाई यू सी अ वाइड वैरायटी ऑफ थ्योरीज ऑन सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट वैरायटी विच वी विल डिस्कस, चलो यहां हम बेसिक फाउंडेशन उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फंक्शनलिज्म जो हमारे पास पहले आया था वर्सेस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों को हम देखेंगे, ठीक है, जिनको हम मैक्रो पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। मैक्रो पर्सपेक्टिव का मतलब है जो चीज़ों को ब्रॉडली देखते हैं, वो एक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो सोसाइटी को एज अ सिस्टम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, इन दोनों ने सोसाइटी को एज अ सिस्टम देखा। ये सोसाइटी है फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा सोसाइटी का सिस्टम। ये 6 मेन इंस्टीट्यूशंस में आपको बार बार कहता हूँ, इनकी वजह से हमारा एक सिस्टम बनता है। तो ये क्या देख रहे हैं, ब्रॉडर व्यू से देख रहे हैं, एज अ सिस्टम सोसाइटी को देख रहे हैं। चलिए,
तो जो हमारे पास फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले वह है, ये क्या करते हैं, ये एनालिसिस द वे सोसाइटी एज ए होल फिट्स टुगेदर। ये कह रहे हैं जो भी सोसाइटी अब तक बनी, जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं, चाहे फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, रिलीजन है, नेटवर्किंग सिस्टम हमारे पास है, हेल्थ सिस्टम हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो भी हमारे पास है, तो ये क्या है, एज ए होल फिट टुगेदर, ये फिट होता है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, ये इसको सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी हारमोनियसली अच्छे तरीके से क्या कर रही है, रन कर रही है, ठीक है, लॉज है हमारे पास, ठीक है, सोशल कंट्रोल है हमारे पास, तो ये हारमोनियसली एक दूसरे को फिट करते हैं, यहाँ सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब फंक्शन करते हैं, उससे क्या करता है, सोसाइटी फंक्शन करती है, यानी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फंक्शनलिस्ट वालों के नज़दीक, ठीक है, आई बात समझ, एज ए होल फिट टुगेदर, ये फिट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देसा हाउ सोसाइटी एज ए होल वर्क्स, ये देखते हैं आप सोसाइटी एज ए होल कैसे काम करती है, ठीक है, जैसे ये लोग बताएंगे आपको, ये फंक्शन, हर किसी चीज़ का फंक्शन देखेंगे, फैमिली, ये देखेंगे मैरिज जब होगी तो उसकी वजह से फैमिली बनेगा, सोसाइटी में नए इंडिविजुअल्स आएगी, फैमिली सोशलाइज करेगा बच्चे को, और उसके बाद वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको सोशलाइज करता है, आपको रोल देता है, उसके बाद हेल्थ उन लोगों पे काम करता है जो लोग सिक हो जाते हैं सोसाइटी में, उनको दोबारा से फंक्शनल बनाता है, रिलीजन आप में सॉलिडारिटी क्रिएट करता है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर आपको क्या सिखाता है, मॉरल वैल्यूज़ सिखाता है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वो भी आपको मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग सिस्टम आपको कम्युनिकेट करता है, यानी कि हर कोई चीज़ जो है वो सोसाइटी में फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, और वो अच्छे से एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, इनके यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई इंस्टीट्यूशन फंक्शनल है और हर कोई अपना काम कर रहा है। हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हेल्प टू मीट द नीड्स, अब जो हमारे सोसाइटी के ये डिफरेंट पार्ट्स है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी टू मीट द नीड्स, इससे क्या होते हैं, इससे एक इंडिविजुअल के नीड्स फुलफिल होते हैं, मैरिज होती है उसकी तो फैमिली बनाता है, फैमिली में उसकी क्या इकोनॉमिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, और मैरिज उसके बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करता है, ठीक है, रिलीजन उसके मेंटल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करता है, रिलीजन उसके साथ साथ उसको बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे एंजाइटी से निकालता है, ठीक है, उसके साथ साथ आप इकोनॉमी देखोगे वो उसके नीड्स फुलफिल करता है, उसको खाने के लिए, काम करने के लिए चीज़ें देता है, तो ये सब इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी मीट टू नीड्स, ये सब नीड्स आप फुलफिल कर रहे हैं इंडिविजुअल के जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन उसको लाया गया है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, और इन्हीं को हम फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं। फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स होता है वो चीज़ें सोसाइटी में जिनके बगैर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे इकोनॉमी, आपको खाना ज़रूरी है, खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, तो आपकी ये नीड कौन फुलफिल करता है, इकोनॉमी, उसके बाद आपके सेक्चुअल नीड्स हैं तो वो मैरिज फुलफिल करता है, उसके बाद आपके रिलीजियस नीड्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकली फिट करता है, साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करवाता है चीज़ों को, तो रिलीजन आपको है, एजुकेशन वो आपको एजुकेशन देगा, ठीक है, तो ये सब जो हैं इनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर सोसाइटी या इंडिविजुअल नहीं रह सकता उनको बोलते हैं फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, याद रखना, इन्हें ये ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ये आई समझ में बात, तो ये फंक्शनल बात। अगर हम मार्क्सिस्ट वालों को देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी बेस क्या है, उनके बेसिक प्रमाइज और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो कहते हैं सोसाइटी इज रेस्टिंग अपॉन द इकोनॉमिक बेस, यह कहते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, सोसाइटी जो बेस है, सोसाइटी की बेस ही इकोनॉमी है, सारा कुछ इकोनॉमी है, इकोनॉमी की वजह से ही सारा कुछ बनता है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरह से इकोनॉमी यानी पैसा सब कुछ बनाता है, सिंपल कंसेप्ट आप अगर इस तरह से समझोगे, इस तरह से हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल के बॉडी में ब्लड होता है तो ब्लड सब कुछ करता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ब्लड बनाता है जिससे आपके अंदर सब कुछ बन जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से मार्क्स कहता है इकोनॉमी एक ब्लड की तरह इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो इकोनॉमी सब कुछ बनाता है, इसको हम बोलते हैं बेस। रिलीजन यहाँ का कैसा होगा वो भी यहाँ की इकोनॉमी डिसाइड करेगी, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का हेल्थ, सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, वो सब यहाँ की इकोनॉमी बनाएगी, तो यहाँ जो बनेगा इकोनॉमिक बेस पे उसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, याद रखना, इन इंस्टीट्यूशन उसको हम बोलते हैं फिर सुपर स्ट्रक्चर, मतलब कौन बना रहा है इन सबको, इकोनॉमी। यहाँ कैसी सोसाइटी होगी,
कैसा सिस्टम यहाँ होगा, कैसा रिलीजन होगा, कैसा एजुकेशन होगी, कैसे हेल्थ सिस्टम और कैसा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, वो कौन डिसाइड करता है? यहाँ की इकोनॉमी। इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बात आई समझ? तो ये कहता है सोसाइटी इज रेस्टिंग अपॉन द इकोनॉमिक बेस। जो हमारी सोसाइटी है वो किस पे बेस करती है? वो इकोनॉमी पे बेस करती है। किस पे बेस करते हैं? इकोनॉमिक पे बेस करती है विथ इन सुपर स्ट्रक्चर नेचर राइजिंग। इसी इकोनॉमी की वजह से फिर क्या बनता है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ की इकोनॉमी के बेस पे करेगा। कैसा होगा? यहाँ का रिलीजन, यहाँ की फैमिली, यहाँ का मैरिज सिस्टम, यहाँ का सोशल सिस्टम कौन डिसाइड करेगा? यहाँ की इकोनॉमी। फिर उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो देसा इन्होंने क्या कहा? सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन क्लासेस। मार्क्स ने कहा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते सोसाइटी में सब कुछ ठीक है। सोसाइटी को क्या किया गया है? सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में? 2 क्लासेस में। कौन कौन से? रिच और पुअर। पुअर से पी से प्रोलिटरेट्स और आर से रिच बोर्जुआ क्लास, जिसको मार्क्स बोलता है अपनी जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये कहते हैं नो, सोसाइटी के 2 क्लासेस है। रिच आपको पता है ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ये पुअर इनके सबऑर्डिनेट रहे, और ये हमेशा कोशिश करते हैं रिच बनने की। तो ये जिसको मार्क्स क्लास से स्ट्रगल बोलता है। ठीक है, तो ये कहते हैं 2 क्लासेस पे बेस है सोसाइटी। दिस आर सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस व्हिच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। और यही लोग क्या करते हैं? यही लोग सोसाइटी में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। कौन? रिच और पुअर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और रिच हमेशा क्या करता है? इसको सबऑर्डिनेट रखने की कोशिश करता है, और पुअर हमेशा क्या करता है? डोमिनेट पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल रहती है, जिसे हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। चलो, लेकिन मार्क्सिस्ट लैक ऑफ फिट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स, पर्टिकुलरली सोशल क्लास। मार्क्स कहता है सोसाइटी में हर कोई चीज फिट नहीं है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ जो भी सिस्टम क्रिएट किया है वो इन रिच लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, लैक ऑफ फिट बिटवीन द 2 पार्ट्स, पर्टिकुलरली सोशल। और सोशल क्लास जो हमारी सोसाइटी में है वो टोटल भी फिट नहीं है, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, विच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो ये हो गया हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो होप आपको दोनों समझ में आए होंगे, बेसिक फाउंडेशन इनके समझ में आए होंगे आपको। और उसके साथ साथ बोथ एनालाइज सोसाइटी एज ए स्ट्रक्चर, और बोथ दोनों ने कहा कि इन्होंने सोसाइटी को एज ए स्ट्रक्चर, दोनों ने एज ए स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और समझा। स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा 6 इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं: फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन। ये 6 मेन इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारे क्या बनाते हैं? ये हमारा क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई बात समझ में? उसके साथ साथ इन दोनों का याद रखना, ये दोनों कहते हैं, और खासकर जो हमारे फंक्शनलिस्ट वाले, उनको हम मेथोडोलॉजी में समझेंगे कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, वो क्या समझते थे इंडिविजुअल को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया होगा। फिर हमारे पास आते हैं तीसरे जो सोशियोलॉजिकल थियरीज हमारे पास हैं, वो है सोशल एक्शन थ्योरी। इन दोनों के बाद जब इनका बड़ा डिबेट हुआ तो उनके बाद और एक हमारे पास आया जिसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन या इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी या माइक्रो सोशियोलॉजी, जिसको हम माइक्रो भी बोलते हैं। जो कंसेप्ट पहले किसने दिया था ये ऑलरेडी मैंने पेड कोर्स में पढ़ा दिया है। तो वेबर वाज द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू एडवोकेट सोशल एक्शन अप्रोच। तो सोशल एक्शन अप्रोच हमारे पास किसने पहले दिया था? वेबर ने दिया था। ठीक है, इन दोनों से हट के इसने एक अप्रोच दिया था जिसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन अप्रोच या इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। ठीक है, सो देसा ये जो थे इन्होंने क्या कहा? सोसाइटी एज बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इसने कहा नो, सोसाइटी जो बनती है ये किसकी वजह से बनती है? ये ह्यूमन एक्टिविटी जो इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज करते हैं सोसाइटी में, उसी की वजह से क्या बनता है? उसी की वजह से सोसाइटी बनती है। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में चीज़ें हैं, नाम है और कुछ कंसेप्ट है, वो सब किसने क्रिएट किए? वो सब इंडिविजुअल्स ने क्रिएट किए। सोसाइटी को किसने क्रिएट किया? इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है। बात आई समझ में? क्योंकि इंडिविजुअल के पास कॉन्शियसनेस है, इसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। इसने वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो सब किसने क्रिएट किए? इंडिविजुअल्स ने क्रिएट किया। यानी अपने एक्शन से, जो जिसे हम सोशल एक्शन बोलते हैं, जो वेबर कहता है जब ये सोशल एक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है? उसी के साथ साथ वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। वर्ल्ड में जो हमारे पास कंसेप्ट हैं, मीनिंग्स हैं, वो सब कौन क्रिएट कर रहा है? इंडिविजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं। दे स्ट्रेस ऑन द मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमन बिहेवियर है वो मीनिंगफुल है, जो वो एक्शंस करता है वो मीनिंगफुल है, उसी की वजह से बन रहा है। डिनेइंग दैट इट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा नो, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं है जो इंडिविजुअल्स को बनाता है, ये इंडिविजुअल ही है जो किसको बनाता है? सोसाइटी को बनाता है।
आई बात समझ में? ये बड़ा डिबेट है हमारे पास। अगर आप इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखोगे, किस किस को देखोगे, अगर आप फंक्शनलिज्म को देखोगे, मार्क्सिज्म को देखोगे और वेबर को देखोगे, इन दोनों ने कहा इंडिविजुअल को कौन बनाता है? सोसाइटी बनाती है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था दुर्खियम की लाइट में सीओ जेनेरिक्स कि इंडिविजुअल को कौन बनाता है? सोसाइटी बनाता है, जिसमें वो सोशल फैक्ट कहता है। हमारे पास जो रियलिटी है वो हमें सोसाइटी ने दी। हम चीज़ को गलत चीज़ को समझते हैं या ठीक समझते हैं, सोसाइटी हमें वो चीज़ें देती है, हमें सोसाइटी बनाती है। हमारे पास क्या है वो सब सोसाइटी का है, ठीक है। सोसाइटी में प्रेशर करती है, जिसको हम वहाँ पे कोहेरेंस बोलते हैं। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले भी यही बोलते हैं, ये भी इसी के साथ है कि सोसाइटी ही इंडिविजुअल को बनाती है। लेकिन वेबर ने कहा नो 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 नो, आप इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को एग्जिट नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल के पास एक कॉन्शियसनेस है जिसको वो यूज करता है, माइंड है उसके पास, रीजन है जिसको वो यूज करता है। तो इंडिविजुअल ही चीज़ों को समझता है, उनकी मीनिंग्स देता है, कंसेप्ट्स बनाता है, सोसाइटी को बनाता है, कल्चर बनाता है। तो सोसाइटी को कौन बनाता है? इंडिविजुअल बनाता है। आई बात समझ में? ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ। डीनेइंग दैट इट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ, इसने कहा नो, इसने इस कंसेप्ट को डीने किया, मानने से इनकार कर दिया कि प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इंडिविजुअल को बनाता है। इसने कहा नो नो नो, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को कौन बनाता है? इंडिविजुअल बनाता है। याद रखना, ये डिबेट आप अगर समझ पाए तो आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी का क्रैक्स समझ में आ गया। क्या अगर आपको समझ में आ गया कि फंक्शनलिस्ट वालों ने कहा सोसाइटी इंडिविजुअल को बनाती है, सोसाइटी सीओ जेनेरिक्स है, कोहेरेसिव है, इंडिविजुअल के पास जो रियलिटी है वो किसने इसको दी है? इसको सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक डिबेट खत्म होता है। जो हम कहते हैं कि दुर्खियम ने कहा सोशियोलॉजी साइंस है, जब उसने साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश की, उसने कहा सोसाइटी ही इंडिविजुअल को बनाती है। जब सोसाइटी इंडिविजुअल को बनाती है, इसका मतलब है सब लोगों को किसने बनाया है? इंडिविजुअल्स को सोसाइटी ने बनाया है। इसका मतलब उनमें जनरलिटी है, जो उनके पास कंसेप्ट है वो सब के पास सेम है। जब सेमनेस आएगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं? साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। अगर सेमनेस खत्म हो गई, पर्टिकुलरिज्म आ गया, तो उसका मतलब है हम साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, जिसको दुर्खियम फिर सोशल फैक्ट कहता है, ठीक है। ये डिबेट याद रखना, भूल मत जाना। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ नंबर पे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? सिंबॉलिक यानी कि सिंबल, किसी चीज को हम देखेंगे, ये झाड़ू है, इसका नाम झाड़ू हमने रखा, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इन्होंने कहा ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिंबल्स की वजह से हो रहा है। हमने चीज़ों को नाम दिए दुनिया में, जब हमने उनको नाम दिए तो हमारे लोगों में अब इजीली हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सो ये इंडिविजुअल है जिसने चीज़ों को नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेक्शन करना था एक दूसरे के साथ। इसका नाम अपने भाई रखा, बहन रखा, इसका नाम अपने पेन रखा, इसका नाम अपने फ़ोन रखा। तो जैसे ही आप पेन बोलोगे तो सबको समझ में आएगा, तो इंटरेक्शन ईजी होगा। इसका मतलब है यहाँ भी इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस यूज़ करता है। तो ये लोग भी क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे इट इज़ द इंडिविजुअल हु मेक सोसाइटी। इन्होंने भी यही कहा, याद रखना। ये बड़ा डिबेट है। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी पे 60% कंट्रोल आ गया। अब आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं। क्या? मैं आपको फिर से बता रहा हूं। फंक्शनलिज्म वालों ने कहा, इन्होंने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को खत्म किया। उन्होंने कहा सोसाइटी ही इंडिविजुअल को बनाती है, ठीक है, सोसाइटी सीओ जेनेरिक्स है। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वालों ने भी वही कहा। उसके बाद आए मेरे वेबर ने कहा नो, ये इंडिविजुअल ही बनाता है, ये अपनी सोशल एक्शन से अपने समाज को बनाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वालों ने कहा कि इंडिविजुअल ने दुनिया को कैसे समझा, इसके पास कॉन्शियसनेस है, इसने दुनिया के तमाम चीज़ों को सिंबल्स यानी कि एज ए सिंबल नाम रखा, उन पे नाम रखा ताकि इंटरेक्शन आसान हो जाए, वो चीज़ों को समझे, एक दूसरे से उनकी इंटरेक्शन हो जाए, ताकि उनमें क्या आ जाए, उनमें दुनिया को अंडरस्टैंडिंग समझने की कुव्वत आ जाए। और उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है ये लोग भी कॉन्शियसनेस यूज़ करते हैं, ये लोग कॉन्शियसनेस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग भी कहाँ बाहर निकल रहे हैं? साइंस से बाहर निकल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं नहीं, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। सो जब आप इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे जाएंगे, आप इंडिविजुअल को साइंटिफिकली नहीं स्टडी कर सकते। तो डिबेट खत्म। इंटरेक्शनिस्ट वाले बन गए सब्जेक्टिव और फंक्शनलिस्ट वाले बन गए ऑब्जेक्टिव। वो साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने उस चीज़ को डीने किया, उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गए। बात आई समझ? चलिए
ट्राइज टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन सोसाइटी बाय, इन्होंने कोशिश की ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की और ह्यूमन सोसाइटी को बाय कैसे, एग्जामाइनिंग द वे इन विच दे आर, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कुछ ह्यूमन सोसाइटी को कैसे, जिस तरह से द वे इन विच जैसे वो हैं, पीपल इंटरप्रेट द एक्शन ऑफ अदर्स, जैसे आप इसकी एक्शन देख रहे हो उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो, ये क्या कर रहा है अपनी कॉन्शियसनेस से, ये क्या कर रहा है, या इसके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, या आपको नाम बता रहा है, आप इसको नाम बता रहे हैं, आपके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। पीपल इंटरप्रेट द एक्शन ऑफ अदर्स, आप दूसरों के एक्शन को समझ रहे हैं, यानी आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, अपना कॉन्शियसनेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। डेवलप सेल्फ इमेज, तो उससे क्या होता है, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की एक्शंस को समझते हैं, उससे क्या होता है आपके अंदर सेल्फ इमेज आपके अंदर डेवलप होती है, ये आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आपके पास डेवलप हो रहे हैं, जैसे आप किसी को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, अगली बोल रहे हैं, तो उसके अंदर वो डेवलप होती है वो चीज़, सेल्फ वो इमेज डेवलप होती है कि वो अगली है, वो खूबसूरत नहीं है, तो उसके साथ साथ उसके पास सेल्फ इमेज बनती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक्ट इंटरप्रेट ऑफ मीनिंग्स, तो इनको हम क्या करते हैं, उनको इंटरप्रेट मीनिंग उसको करते हैं, मीनिंग उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी को सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये बोल क्या रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, तो मीनिंग्स जो हैं वो एक्चुअली किस पे कोडिफाइड है, सिंबल्स पे, और इंटरेक्शन जब होता है तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव वालों ने यही कहा कि सोसाइटी को किसने बनाया, वो इंडिविजुअल है जिसने सोसाइटी को बनाया, ठीक है, सोसाइटी ने इंडिविजुअल को नहीं बनाया। ये अगेंस्ट थे किनके, फंक्शनलिस्ट वालों के। नोट करके मैंने लिखा है, दे डू नॉट डिने द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा नहीं, कुछ सोशल स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं, यानी स्ट्रक्चरलिस्ट वालों, फंक्शनलिस्ट वालों की कुछ बातें इन्होंने मानी, उन्होंने कहा यस, जैसे उन्होंने कहा सोशल रोल, जैसे आप समाज में देखोगे हर किसी को रोल दिया गया है, सोशल रोल ऑलरेडी समाज में होते हैं, यस, ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा बट सोशल स्ट्रक्चर इज अ फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये चेंज होता है इन रेस्पॉन्स टू इंटरेक्शन। इसका मतलब है जितना इंटरेक्शन चेंज होगा लोगों में, तो क्या चेंज होगा, उसके साथ साथ रोल भी चेंज होगा, सोशल रोल जो आप प्रेजेंस है सोसाइटी में वो भी चेंजेस होते हैं। तो ये सब सारा डिपेंड किस पे करता है, इंटरेक्शन पे। जब दो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की मीनिंग उसको समझ रहे हैं, और वर्ल्ड के कंसेप्ट उसको समझ रहे हैं। उन इंटरेक्शन से क्या होता है, इनमें सेल्फ इमेज और सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, मैं खुद क्या हूँ। जब आप अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके बारे में बताता है, आप उनके बारे में बताते हो, या आप इंटरेक्शन कर रहे हो, उनके साथ चल रहे हो, तो आपको पता है मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करो, कोई कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हो, उन पे आप ये चीज़ बढ़ा रहे हो, उस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो वो आपको कहेगा वो आपके पास तो बहुत नॉलेज है, सो यू कंसिडर योर सेल्फ, आपकी इमेज बनती है आपके पास कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आई बात, चलो। नोट, some sociologists have made a conscious attempt to bridge the gap। अब ये हमारे पास बहुत बड़ी गैप बन गई, यहाँ से हमारे पास ये लोग आए जिन्होंने कहा सोशोलॉजी एज ए सोशल सिस्टम, ये एक सिस्टम है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो किसको बनाता है, जो इंडिविजुअल को बनाता है, ना कि इंडिविजुअल इसे बनाता है। ये सियोजेनेरिक्स है, कोहेरेसिव है, यही इंडिविजुअल को बनाते हैं, यही इंडिविजुअल को बताते हैं कि तुम्हारी सोशल पोजीशन क्या होगी। लेकिन दूसरे तरीके से हमारे पास आ गए वेबर, प्लस हमारे पास कौन है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिविजुअल है जो किसको बनाता है, सोसाइटी को बनाता है। कैसे, थ्रू इंटरेक्शन से बनाता है, थ्रू सिंबल से बनाता है, थ्रू नाम से बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों गैप्स को खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ सोशोलॉजिस्ट्स आए जिन्होंने कोशिश की इस गैप को खत्म करने की, सोशल एक्शन वर्सेस एंड स्ट्रक्चरलिस्ट। तो उसमें हमारे पास वेबर को मत रखिएगा, वेबर को बाहर निकाले, तो उसके पास हमारे पास आए बोर्डो और एंथनी गिडन्स। इन्होंने दोनों चीज़ों को, जैसे एक्टर आप देखोगे एंथनी गिडन का एक्टर और एक्शन, इन्होंने दोनों को कहा दोनों चीज़ें कंपलसरी है, सोसाइटी भी इंडिविजुअल को बनाती है और इंडिविजुअल भी सोसाइटी को बनाता है। ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, कभी इंडिविजुअल सोसाइटी को बनाता है, कभी सोसाइटी इंडिविजुअल को बनाती है। तो ये कंटिन्यूसली, ये दोनों चीज़ें सप्लीमेंट्री हैं, यानी सेम साइड ऑफ द क्वीन, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, एक्शन वर्सेस एक्टर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें कंबाइन साथ में चलती है, कभी एक्टर सोसाइटी बनाता है, कभी सोसाइटी एक्टर को बनाती है। आई बात समझ में।
तो फिर उसके बाद हमारे आते हैं इथनो मेथोडोलॉजिस्ट। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा डीने द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअल को नहीं बनाता है। सोशल वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ डेफिनेशंस। ये इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल के पास एक कॉन्शियसनेस है, उसके पास एक माइंड है जिससे वो चीज़ों को समझता है, फिर उनको एक्सप्लेन करता है, फिर उन पे रिएक्ट करता है, फिर उनके मुताबिक सोसाइटी में चलता है। उसके पास धीरे धीरे जैसे वो बचपन से बड़ा होत के जाता है तो वो बचपन से ही चीज़ों को सीखता है, उसके पास स्टॉक ऑफ नॉलेज जमा हो जाता है जिससे वो फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, समझता है, एक एक्सपीरियंस उसके पास जमा होती है, वो फिर उसी तरह से सोसाइटी में चलता है, उसी नॉलेज के बेस पे वो चीज़ों को समझता है। वो स्ट्रक्चर नहीं, वही स्ट्रक्चर को बनाना है। बात समझ? इन्होंने भी यही कहा, ये भी फंक्शनलिस्ट वालों के अगेंस्ट में थी। उसके बाद हमारे आते हैं रीसेंट अप्रोच। सर रीसेंट अप्रोचेस कौन कौन से? पोस्ट मॉडर्निज्म, और जिसके बाद आया था हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था? इसने रिजेक्ट क्लेम की दैट एनी सिंगल थियरी इज एबल टू एक्सप्लेन सोशल वर्ल्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म वालों ने यही कहा कि कोई भी थ्योरी या कोई भी सिंगल थ्योरी आपको वर्ल्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। जो सोशल वर्ल्ड है, इसको आप, इस सोशल वर्ल्ड को, सोसाइटी को आपको कोई भी एक सिंगल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक सिंगल एक्सप्लेन थ्योरी से आप नहीं समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? उसके लिए आपको बहुत सारे क्या चाहिए? बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो चाहिए। और यही ब्यूटी है सोशियोलॉजी की, खूबसूरती यही है, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। सोशल वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए आपके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं दुनिया को, चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? इसीलिए जब आप देखोगे डिबेट में जब बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमेशा जो है अपनी व्यू बेस्ट एक्सप्लेन और प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो सोशल साइंस वाले हैं ना, वो चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकली देखेंगे, इकोनॉमिस्ट वाले इकोनॉमिकली देखेंगे। तो एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट या स्कॉलर जब आप बैठोगे तो आप चीज़ों को पहले इकोनॉमिकली, मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव वालों से एक्सप्लेन कर सकते